जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद और निरंतरता का सिद्धांत जिसे विजमैन ने दिया। तो लैमार्क ने कहा अपने पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिका में कि वातावरण और उपयोग के आधार पर जीवों की संरचना में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। जैसे जिराफ का गर्दन लंबा इसलिए होगा क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्तों को खाने के लिए हमेशा उस गर्दन का उपयोग करता था, इसलिए उसका गर्दन ऊंचा हो गया। ये लैमार्क जी का कहना है। तो इसको आगे देखते हैं। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षण मतलब जो लक्षण हम में है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। तो इन्होंने अपने पुस्तक 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजिक में लैमार्क ने अपने सिद्धांतों को लिखा। क्या लिखा कि वातावरण आवश्यकता और उपयोग, वातावरण आवश्यकता और उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं और ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। जैसे जिराफ का गर्दन का लंबा होना, वो के पत्तों ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्तों को खाने के लिए उपयोग करता था। सर्प की टांगों का लुप्त होना, सर्प हमेशा झाड़ियों में रहता था, बिल में रहता था, तो वो अपने टांगों का उपयोग कम करता था, इसलिए उसका टांग लुप्त हो गया। जलीय पक्षियों के अंगुलियों के बीच पादचा का विकास, मतलब हम लोग के अंगुली है यहाँ पर गैप है, लेकिन जलीय पक्षी जो होते हैं बत्तख की सब का गैप नहीं होता है, एक झिल्ली टाइप का रहता है जिससे वो तैरता है, तो उसका उपयोग ज्यादा किया, इसलिए यहाँ पर उसका पादचा आ गया। उसी तरह मांसाहारी जीवों में नाखून का बड़ा होना, मतलब उस सब का नाखून इतना एक अंगुली के बराबर होता है। तो इन्होंने बताया कि जो चीज का हम उपयोग ज्यादा करेंगे उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा और वो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा। तो लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम था? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। और उन्होंने उपयोग के आधार पर संरचना में परिवर्तन आ जाता है और वो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत विजमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जनन द्रव कभी नष्ट नहीं होता, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि जिस अंग का हम उपयोग कम करते हैं वो लुप्त हो जाता है। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पीढ़ी लिया चूहा, उसके पूंछ को काटा, 20-22 पीढ़ी लिया, फल का पूंछ काटते गया और फिर उसका अगला पीढ़ी आया तो उसमें कटा हुआ पूंछ नहीं आया बल्कि पूरा जैसे नॉर्मल पूंछ था उसे आ गया। तो इनका जो जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत है वो फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने हम और देखते हैं कि भारत में सदियों से कान व नाक छिदाने की परंपरा है, लेकिन अगर कोई महिला कान या नाक छिदा लेती है तो उसका जो अगला पीढ़ी आता है उसमें छेदा हुआ नाक नहीं आता है, तो इससे इनकी थ्योरी जो है वो गलत साबित होती है। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाती। तो लैमार्क के पुस्तक का नाम क्या था? फिलोसॉफिक जूलॉजी। और जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? तो विजमैन ने दिया था। और उन्होंने बताया कि जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं वो समाप्त हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं डार्विन का। तो आगे अब हम डार्विन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने बताया कि उन्होंने अपने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह बताया कि जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, मतलब जीवों में वो प्रजनन को बहुत अच्छा से कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने यह बताया कि प्रजनन तो प्रचुर क्षमता है ही, और लेकिन जब वो कोई जन्म ले लिया तो उसे जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, अपने जाति से, दूसरे जाति से या वातावरण से। जैसे कोई कुत्ता का बच्चा जन्म लेता है तो या तो उसके ही जाति यानी कोई बड़ा कुत्ता के उसको नोच देगा तो मर जाएगा, या कोई दूसरा जानवर आके उसको नोच देगा तो मर जाएगा, अंतरा जातीय।
या ठंडा से वातावरण से मर जाएगा। तो कुत्ता में तो प्रजनन की क्षमता था ही, लेकिन जीवन संघर्ष में वो जी नहीं पाया। फिर उन्होंने आगे बताया कि विभिन्नता है, जो जन्म लेते हैं उसमें बहुत सारे विभिन्नताएं भी होती हैं, कैटेगरी भी होती है, जैसे लेब्रा कुत्ता अलग, जर्मन शेफर्ड अलग, वो व्हाइट वाला जो रहता है सफेद वो अलग, मतलब वेराइटीज भी बहुत सारी होगी। और इस सब में वही जिंदा रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम का वर्ण, वो जो पृथ्वी जैसे वातावरण में अपने को फिट कर लेगा वही जिंदा रहेगा। तो यही सब डार्विन ने बताया। आगे के जो हमने पढ़े थे लैमार्क, विजमैन, उन लोग की थ्योरी सब खत्म है, वो सब मतलब उन लोग का सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन डार्विन का बहुत अच्छा से सिद्ध हुआ है। तो हम देखते हैं प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक मतलब नेचर वर्ण सिलेक्ट, नेचर जिसे सिलेक्ट करेगा वही जिंदा रह पाएगा इस धरती पे। नेचर सिलेक्शन का नियम दिया डार्विन ने। और उन्होंने फिर अपने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किताब है, उन्होंने अपने इस किताब में सिद्धांत को लिखा। और लैमार्क के किताब का क्या नाम था, फिलोसोफिक जूलॉजिक। और डार्विन की किताब का क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। में डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जीव जंतुओं में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जीव जंतुओं में संतान, अब इतना दूर को हमको वीडियो कट करना पड़ेगा। अरे ऑन करो ना, इससे साउंड अच्छा नहीं आता है। हम चले ऊपर में सोना। जीव जंतुओं में संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है, और जब संतान उत्पन्न हो गया तो उसे जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे, अंतःजातीय से मतलब खुद की जाति, जैसे शेर का बच्चा जन्म लिया तो या तो कोई दूसरा शेर, या तो उसी की जाति के शेर कोई बड़ा शेर आके उसको नोच देगा, या कोई दूसरा जानवर यानी अंतराजातीय, अंतराजातीय दूसरा जानवर आके उसको नुकसान पहुंचा देगा। जैसे कोई गाय है, वो अपना बच्चा देता है तो दूसरा दूसरा कोई कुत्ता ही सब आके उसको नोच लेता है, तो क्या हो गया, अंतराजातीय हो गया। और इस सब से बच गया तो वातावरण ठंडा मार देगा, गर्मी से मर जाएगा। तो इन्होंने ये बताया। और विभिन्नताएं, जो भी जन्म लेगा उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होगी, कैटेगरी होगी, वैरायटी होगी। और फिर बताया योग्यतम का वर्ण, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबसे जरूरी ये है कि जो इस एटमॉस्फेयर, इस पृथ्वी पर अपने आप को, इस पृथ्वी के वातावरण में अपने आप को फिट कर लेगा, फिटेस्ट होगा, वही जिंदा रह पाएगा। और अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति होती है, और वो जो लक्षण उसमें है उसी का आगे पीढ़ी में वो रिपीट होगा। तो जो लक्षण इस पृथ्वी पर जीने लायक जरूरी है, अनुकूल लक्षण, वही आगे के पीढ़ी में रिपीट होगा, जो नहीं है वो रिपीट नहीं होगा। तो डार्विन के यही सिद्धांत थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जब किसी चीज में अचानक से परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। कोई ऐसे भी जीव जंतु हैं, पादप हैं, जिनमें क्रमिक विकास नहीं होता, अचानक से परिवर्तन हो जाता है, और उनके क्रमिक विकास नहीं होता बल्कि अचानक ही परिवर्तन हो जाते हैं। और जीन में आया ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, और अचानक नई जाति का निर्माण होता है। तो ये उत्परिवर्तन के बारे में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डीवरीज ने बताया था। तो एक हम लोग के यहाँ मांगुर मछली जो होती है उसको पालने पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो नदी में जाके दूसरे मछली को खाने लगता है, तो इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया है। और ये थाईलैंड के लोगों ने उस मछली पर म्यूटेशन किया, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ अलग चीज का मतलब उसके जीन में डाला, और उसको अपने तरह से उसको मतलब उसके शरीर को विकास किया। और फिर वहां से जब मछली को हम अपने पास ले आए तो जैसी नदी में डाले बस सब दूसरा मछली को खाने लगा, तो इसलिए वो मांगुर मछली को बैन कर दिया गया। तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी के जीन में अचानक से परिवर्तन आ जाना, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो डार्विन के पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से हमें
जीव के विकास की, जीव इस धरती पे रहेगा कि नहीं उसके बारे में जानकारी मिलता है। और उत्परिवर्तन से हमें कोई भी जीन में अचानक जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण। समान रचना और आकार वाले जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे जो पानी में रहता है उसको पीसीज वर्ग में हम रखेंगे। पीसीज से ही पीसी कल्चर बना है, मछली पालन। जो जमीन और पानी दोनों में रहता है उसे एम्फीबिया कहते हैं। रेंगने वाले जीव को रेप्टिलिया कहते हैं। जो ऐसे ऐसे करके चलता है उसे रेंगने वाले रेप्टिलिया कहेंगे। पक्षियों को एविज में, स्तनधारियों को मैमिलिया में। हम और गाय, बकरी, घोड़ा, गधा सब मैमिलिया में आते हैं। उसके बाद हम योजक करियों के बारे में देखते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस को कहते हैं। मतलब अगर वायरस ऐसे बाहर है तो वो निर्जीव है, और जैसे शरीर पर आया सजीव में तो वो जिंदा हो जाता है। मतलब कोई चीज है पाउडर ऐसे बाहर है तो निर्जीव है, इसको उठा के यहाँ लगा दिए तो सजीव हो गया। तो ऐसी वायरस होता है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। और पादप और जंतु के बीच की कड़ी युग्लिना। मतलब पादप मतलब वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना लेते हैं, और जंतु किसी पेड़ पौधे या जानवर को खाते हैं। तो युग्लिना ऐसा चीज है जो सूर्य से भी अपना भोजन बना लेता है, और जब सूर्य नहीं है, अंधरात हो गया, तो अगल बगल कीड़ा मकोड़ा जो वाइट बैक्टीरिया ये सब उसको भी खा जाता है। इसके बाद देखते हैं एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेट्स। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेट्स है। रेप्टेलिया एविज, रेप्टेलिया जो रेंगने वाला जीव है, एविज यानी पक्षी के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। मतलब ये ऐसा जीव है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो रेप्टेलिया और एविज के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स। और पीसीज यानी मछली और एम्फीबिया के बीच की कड़ी फुफ्फुस मछली। पीसीज और एम्फीबिया के बीच की कड़ी फुसफुस मछली। और पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी एकिडना डकबिल। और ये पेटिपस पेटिपस प्लेटिप्स। पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी एकिडना डकबिल प्लेटिप्स प्लेटिपस प्लेटिपस डकबिल और प्लेटिपस है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? लैमार्क का सिद्धांत पढ़ लिया, इसके बाद क्या विजमैन का थ्योरी पढ़ लिया, इसके बाद डार्विन का और ह्यूगो डी ब्रिज का। तो लैमार्क का और विजमैन का तो थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाया, और लेकिन डार्विन का सबसे ज़्यादा सक्सेस हो गया। और ये उत्परिवर्तन से किसी के जीन में हम परिवर्तन कर देते हैं, और उसके बाद डार्विन के सिद्धांत से उसे जीवित करते हैं। और फिर हमने वर्गीकरण देखा कि मछली को किस में रखते हैं, पीसीज कल्चर में। एम्फीबिया जो दोनों जगह रहता है, जमीन और पानी में। रेप्टेलिया जो रेंगने वाले जीव है, और स्तनधारी को मैमेलिया, मेढक एम्फीबिया में, रेंगने वाले को रेप्टेलिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं समजात अंग। मतलब समजात अंग ऐसे समझा देते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं, समवृद्धि अंग किसे कहते हैं, और अवशेषी अंग किसे कहते हैं। तो समजात अंग, सम मतलब बराबर, मतलब ऐसे अंग जो अंदर से देखने और उनका जो बनावटी है वो समान होता है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। जिनकी संरचना, आंतरिक और बाह्य संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग करे। जैसे कुत्ता का आगे का दो पैर चलने के लिए उसका समान है संरचना, और हम लोग का आगे का हाथ किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो ये समजात अंग में आ गया। और एक होता है समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग में उल्टा हो जाता है, उसके आंतरिक और बाह्य संरचना सेम होते हैं, और लेकिन काम जो है अलग अलग करता है। जैसे कोई तितली है, उसका जो पंख है वो उड़ने के लिए काम कर रहा है। कोई चमगादड़ है, वो अपना आगे का जो दो पंख है उसको उड़ने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो शार्क है उसका जो ये दो पंख जैसा होता है उसके तैरने के लिए काम करता है। तो वो समवृत्ति अंग में आ गया। और अवशेषी अंग में हम देखते हैं कि जिसके पूर्वजों में वो अंगकारशील थे, लेकिन आगे चलकर उनकी कार्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वो मात्र शरीर में अवशेष मात्र रह गए, उसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हम लोग में पेट में अपेंडिक्स है। पहले ये अपेंडिक्स बहुत जरूरी होता था कि हर एक कुछ भी घास ये सब कुछ भी खा लेंगे तो उसको पचाने में मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग वो सब छोड़ दिए, तो ये अवशेष के रूप में हम लोग में है।
कान है, नाक है, तो ये सब अवशेषीय अंग में हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले लैमार्क का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद वीजमैन, और उसके बाद डार्विन का सिद्धांत, और ये उत्परिवर्तन, फिर वर्गीकरण के बारे में देखा, फिर योजक कड़ियों के बारे में देखा, फिर समजात अंग, समवृत्ति अंग, और ये समवृत्ति अंग और ये अवशेषीय अंग के बारे में देखा। तो उस समजात अंग में हम और बता देते हैं। समजात अंग में आंतरिक संरचना समान होती है, बाह्य संरचना एवं कार्य अलग अलग होते हैं। समजात अंग में आंतरिक यानी अंदर की संरचना समान होती है और बाह्य संरचना एवं कार्य अलग अलग होते हैं। कुत्ता का अग्रपाद चलने में और मनुष्य का अग्रपाद किसी चीज को पकड़ने में। समवृत्ति अंग में आंतरिक संरचना अलग अलग होती है और बाह्य संरचना एवं कार्य समान होता है। जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति की बनी होती है और पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण होता है। तो इसमें बाह्य संरचना एवं कार्य समान होता है और आंतरिक संरचना अलग अलग होती है, और इसमें आंतरिक संरचना समान होती है, बाह्य संरचना एवं कार्य अलग होते हैं। और अवशेषीय अंग में अपेंडिक्स, शरीर पर बाल और कर्णपेशियां। तो इस वीडियो में हमने लैमार्क के सिद्धांत, वीजमैन, ह्यूगो डी ब्रिज और डार्विन के सिद्धांत, योजक कड़ियां, वर्गीकरण और ये समजात अंग, तुलनात्मक शरीर की रचना का प्रमाण के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम आगे के क्लास में ये एक ही चीज जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।